हेलो स्टूडेंट्स। पर्यावरणीय समस्याओं और भू राजनीति और विश्व राजनीति पर उनका जो प्रभाव है उस पर हम अध्ययन कर रहे थे। और आज राजनीति भूगोल की इस क्लास में हम विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें जिन कार्यों को शामिल किया गया है उस कार्य सूची पर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं और उससे उत्पन्न संपूर्ण पृथ्वी के लिए आसन्न खतरे को महत्वपूर्ण मानते हुए 3 से 14 जून 1992 तक ब्राजील के महत्वपूर्ण तटवर्ती नगर रियो डी जेनेरो में विश्व के 178 देशों के प्रतिनिधियों का पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संबंधी कार्यक्रम से हुआ। वास्तव में 1972 में स्टॉकहोम में हुए प्रारंभ हुआ पर्यावरणीय सुरक्षा का नारा विभिन्न समझौतों के माध्यम से सैद्धांतिक रूप में ही लागू रहा। व्यावहारिक रूप से अधिकांश देशों ने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि आर्थिक विकास संबंधी प्रतिस्पर्धा और विभिन्न समझौतों की अनेक धाराओं का विभिन्न देशों की विधायिकाओं द्वारा पास न किया जाना रहा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसके साथ ही सोवियत रूस के विखंडन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा भी विकसित हुई कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न नियमों परिनियमों का सभी राष्ट्रों द्वारा पालन किया जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन में जिन कार्यों को सूचीबद्ध किया गया उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर आज दृष्टि डालते हैं, जैसे विश्वव्यापी तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के पर्यावरण और उसकी सतह में तापक्रम की निरंतर हो रही वृद्धि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए ही खतरा है, क्योंकि भविष्य में होती रही तापक्रम की इसी वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवों की बर्फ पिघल सकती है, समुद्री सतह ऊंची हो सकती है, जिससे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र और नदियों के निचले बेसिन डूब सकते हैं। तापक्रम में हो रही इस वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड आदि हैं। ये गैसें पृथ्वी सतह के ऊपर अवरोधक परत बना देती हैं और सूर्य की किरणें इन परतों से होकर धरातल पर तो आ जाती है, लेकिन इन्हीं परतों के कारण इनका विकिरण पुनः अंतरिक्ष में वापस नहीं लौट पाता। इसलिए पृथ्वी का धरातल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। 90 दशक में विश्व के तापक्रम को बढ़ाने में 50% भाग कार्बन डाइऑक्साइड का था, 20% क्लोरोफ्लोरोकार्बन और 16% मीथेन और अन्य गैसों का रहा। इसलिए इन गैसों के उत्पादन को सीमित करना ही तापक्रम में वृद्धि को रोकने का एकमात्र उपाय है। लेकिन विश्वव्यापी तापमान स्तर पर केवल कुछ ही देश इन गैसों के अधिकांश भाग का उत्पादन करते हैं। इसलिए अब तक इनसे संबंधित समझौते पर इन देशों द्वारा लागू नहीं किए गए। वर्तमान समय में वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली कुल कार्बन डाइऑक्साइड का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 25%, रूस 19%, यूरोपीय समुदाय के देश 14%, चीन 10%, भारत 3%, ब्राज़ील 1% उत्सर्जित करते रहे। इसी समय फ्लोरोकार्बन का अकेले 37% अमेरिका, 35% यूरोपीय समुदाय, 11% जापान छोड़ते रहे हैं। लेकिन भारत, चीन और ब्राज़ील मिलकर केवल 3% उत्पादित करते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विश्वव्यापी तापन में सर्वाधिक योगदान केवल विकसित देशों का ही है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं देशों को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्पादन बंद करना चाहिए। लेकिन ये देश अपने साथ सभी विकासशील देशों और अविकसित देशों को समझौते के अंतर्गत कर लिए गए हैं, जिसका परिणाम विकास के दोहरे मानदंड के रूप में सामने आया, क्योंकि विकासशील और अविकसित देश इन गैसों के प्रयोग से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे और विकासशील देश इनके विकल्प खोजते जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी सम्मेलन में शामिल किया गया वो है वन संरक्षण सिद्धांत। रियो सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वन संरक्षण का था।
इस संदर्भ में वन संरक्षण से संबंधित नियम परिनियम विभिन्न देशों द्वारा स्वीकृत किए गए। भौगोलिक रूप से किसी भी देश में वनों की स्थिति केवल उसी देश के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के संपूर्ण वायुमंडल के लिए लाभप्रद मानी जाती है, क्योंकि वन जहरीली गैसों को सोखते हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। इसलिए इनके क्षेत्रफल में निरंतर हो रही कमी पर्यावरण और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए विभिन्न राष्ट्रों ने वनों को संरक्षण और उनके विनाश को रोकने संबंधी समझौता किया है। इन समझौते से भी विकसित और विकासशील देशों में मतभेद बना रहा और विकसित देशों में ने अपने स्वार्थ को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने का प्रस्ताव किया, जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि वन विश्व की साझा संपत्ति है। इसलिए उनकी देख रेख हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए, लेकिन निजी वन क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखा गया है, क्योंकि अधिकांश विकसित देशों में वन क्षेत्र निजी स्वामित्व के अंतर्गत है, जबकि विकासशील और विकसित देशों में सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत है। इसलिए विकसित देशों के वन क्षेत्र किसी भी कानून के दायरे से बाहर रह सकते हैं। इसके विपरीत विकासशील और विकसित देशों पर वनों पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था से वंचित होते जाएंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता। जैव विविधता पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार धरातल पर 4 करोड़ जैव प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 100 प्रजातियां विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण प्रतिवर्ष नष्ट होती जा रही हैं। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी E.O. विल्सन के अनुसार प्रतिवर्ष वनों की कटाई से 50,000 बिना रीढ़ वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इन सभी जैव प्रजातियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रकृति के विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर ये मानव जीवन से संतुलित स्थापित करके मानव के अस्तित्व को नष्ट होने से बचाए रखती है। यदि इनका तीव्र गति से विनाश होता गया तो पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होगा और अंत में मानव के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा। इसी कारण से जैव विविधता संबंधी संरक्षण का प्रस्ताव भी विभिन्न राष्ट्रों के सम्मुख रखा गया, लेकिन इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। ऐसा इसलिए हुआ कि विकसित और विकासशील देश और की जैव प्रजातियों का उपयोग करते रहने के बावजूद भी उन्हें प्राप्त लाभों को देना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत वे बौद्धिक संपदा कानून के तहत पेटेंट करके इसे बचाना चाहते थे। इसलिए जैव विविधता संबंधी समझौता राजनीतिक आर्थिक स्वार्थ के कारण संभव नहीं हो पाया। एक और कार्यक्रम जिसे नाम दिया गया कार्यक्रम 21, इसके अंतर्गत 21वीं शताब्दी और इसके आगे के पर्यावरण और विकास संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की गई। इसमें स्वास्थ्य, कृषि, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और समुद्री संसाधन आदि से संबंधित 1155 कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसमें यह समझौता किया गया है कि भविष्य में विभिन्न राष्ट्र अपने अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों को कम से कम विनाश हो। एक और कार्यक्रम आर्थिक कोष का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम 21 को संचालित करने हेतु एक आर्थिक कोष के गठन पर भी समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार विकसित देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.7% अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुदान के रूप में देना होगा। उपयुक्त 5 मुद्दे जिन पर हमने चर्चा की कि अतिरिक्त रियो घोषणा पत्र, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के नियम और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई है। इस प्रकार रियो सम्मेलन अब तक विभिन्न पर्यावरणीय समझौतों में सबसे विस्तृत और बृहद रहा है। इसमें उठाए गए मुद्दों को भविष्य की चरितार्थ करने पर पृथ्वी का पर्यावरण दीर्घकाल तक मानव जीवन के अस्तित्व को कायम रखने में सहायक होगा। धन्यवाद।